हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 2 और उसका पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इससे पहले हमने बिहेवियर थेरेपी करी थी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो दो चीज़ों का अमेलगम या मिक्सचर है, जिसको हम कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। और इसमें दो नाम बहुत ज़रूरी हैं, एक है एरन बेक और दूसरा एल्बर्ट एलिस का। और जो सीबीटी है ये भी एक साइकोथेरेपी का ही फॉर्म है, जिसमें एम्फेसाइज किया जाता है रोल ऑफ थिंकिंग और दूसरी चीज़ हाउ वी फील एंड व्हाट वी डू। तो सोच हमारी, थिंकिंग और हमारी फीलिंग, दो चीज़ों को फोकस किया जाता है, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो कॉग्निटिव का मतलब थिंकिंग हो गया। थिंकिंग क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन है। और फीलिंग, हाउ वी फीलिंग एंड व्हाट वी डू, कैसे हम जो हम फील कर रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, फीलिंग एंड एक्शन, ये हमारे बिहेवियर में आ जाता है। तो इसलिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एल्बर्ट एलिस ने 1950 में रैशनल इमोटिव थेरेपी ओरिजिनेट की थी, जिसके बारे में हमने ब्लॉक 1 में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो ये भी सीबीटी की ही एक थेरेप्यूटिक अप्रोच है। उसके बाद एरन टी बेक ने एल्बर्ट एलिस से इंस्पायर होकर कॉग्निटिव थेरेपी 1960s में की थी। ठीक है। तो एलिस डेवलप पॉपुलराइज्ड एबीसी मॉडल ऑफ इमोशंस। तो ये मॉडल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये मॉडल एलिस ने डेवलप किया था। मॉडिफाइड द मॉडल टू दी ABCDE अप्रोच। तो पहले तो ABC मॉडल था, फिर बाद में ABCDE बोलने लग गए थे इसको। 1990 में एलिस रीनेम्ड हिज अप्रोच रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो अब यहाँ पे ये एक दूसरे से ही इंस्पायर होके देखो वो कर रहे हैं। पहले जैसे एलिस की जो थी रैशनल इमोटिव RET थी, फिर कॉग्निटिव थेरेपी आई जो एरन बेक ने एलिस से इंस्पायर होके डेवलप करी थी। फिर उसके बाद ABC मॉडल को ABCDE मॉडल बना दिया गया। फिर से एलिस ने अपनी थेरेपी को रिवाइज करके रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी बोलना शुरू कर दिया था, जिसमें अब लोगों के बिहेवियर पे भी फोकस करा जा रहा था। पहले सिर्फ इमोशंस पे था, अब बिहेवियर पे भी फोकस किया जा रहा था। फिर 1960s में क्या हुआ, एरन बेक ने अप्रोच कॉग्निटिव थेरेपी बनाई। ठीक है। अब कॉग्निटिव थेरेपी यानी कॉग्निशन को फोकस करेगा, यानी कि सिर्फ थॉट्स और बिलीव्स को फोकस करेगा, बिहेवियर को नहीं। तो हमारे थॉट्स एंड बिलीव्स कैसे हमारे मूड एंड एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड एम्स टू चेंज अ पर्सनस थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या किया जाता था कि थिंकिंग चेंज करो तो अपने आप ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो किसी की थिंकिंग को अगर हम चेंज करेंगे तो वो खुद ही हेल्दी हो जाएगा पर्सन। एरन बेक proposed the basic principle of CBT, which can be applied to variety of psychiatric and medical problems. It focuses on identifying and changing maladaptive patterns of information processing. तो सीबीटी का फोकस क्या है? मैल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गलत तरीके से प्रोसेस करते हैं और हमारा बिहेवियर। जैसे आपने आपने कुछ किसी को कोई बात करते हुए सुना और आपने उसको बहुत नेगेटिवली ले लिया कि वो आपके बारे में बहुत गलत तरीके से बोल रहे थे, और आपने उनके अगेंस्ट अपना हॉस्टाइल बिहेवियर शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपकी गलती कहाँ है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्लैरिटी से समझा नहीं या क्लैरिफाई नहीं किया उस पर्सन से जाके कि वो कहना क्या चाहता था। आपने खुद ही उसको नेगेटिव मान के उसके साथ गलत बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। सो कॉग्निटिव एक्टिविटी अफेक्ट्स बिहेवियर। हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कॉग्निटिव एक्टिविटी में भी ऑल्टर्ड एंड मॉनिटर। हम अपने कॉग्निटिव एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। डिजायर्ड बिहेवियर चेंज में भी इफेक्टिव थ्रू कॉग्निटिव चेंज। और हमारे बिहेवियर में भी चेंज ला सकते हैं एक बार ही हमने अपनी कॉग्निटिव को चेंज कर लिया तो। बेक्स अप्रोच बिकेम नोन फॉर इट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे ज़्यादा सीबीटी किस लिए इफेक्टिव हो रही है आजकल? डिप्रेशन के केस में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये पहले रैशनल इमोटिव थेरेपी से कॉग्निटिव थेरेपी बनी, उसके बाद रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में चेंज हुई, और उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। तो ABC मॉडल क्या है, जिसको हम ऊपर ABCDE मॉडल भी बोल रहे हैं। ABC यानी कि एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है? जिससे आपकी प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है, किसी को देख के आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, वो एक्टिवेटिंग इवेंट है। क्यों आता है? क्योंकि उसने कुछ कहा होगा। बिलीव क्या है? आपके माइंड में क्या थॉट आता है उसको देख के, जिससे आप इतना ज़्यादा गलत बिहेव करते हो, हॉस्टाइल बिहेव करते हो उसकी तरफ।
कॉन्सिक्वेंस क्या है, हाउ यू फील एंड बिहेव, और जब आप वो बिलीफ आपके माइंड में आता है तो आप क्या बिहेवियर शो करते हो. The ABC technique of irrational beliefs have been proven as a major tool in cognitive therapy. तो ABC टेक्निक कॉग्निटिव थेरेपी में भी यूज होती थी, और इसको मेन एम इसका क्या था कि कॉज के ऊपर फोकस करें कि जिस वजह से आपका जो बिलीफ है वो नेगेटिव हो रहा है, इरेशनल हो रहा है. कौन सा ऐसा कॉज हुआ, कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिससे आपका जो बिलीफ है, कॉग्निटिव अप्रेजल आपने जो किया वो बहुत नेगेटिव कर लिया कि वो बहुत गलत चीज़ थी और मुझे उसको साथ ऐसे करना है, मुझे ठीक से नहीं बिहेव करना है, या जो भी ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपका बिहेवियर बहुत मैल अडेप्टिव हो गया. उसकी वजह से हमारी आपकी इमोशंस में क्या फ़र्क आया और आपके बिहेवियर में क्या फ़र्क आया. सो बेसिक कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल है ये. CBT हेल्प्स अ पर्सन फोकस ऑन इजर करंट प्रॉब्लम्स. करंट प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बिहेवियर को भी देखा जा रहा है, तो बिहेवियर करंटली ही देखा जाता है. बोथ पेशेंट एंड थेरेपिस्ट नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व. थेरेपिस्ट हेल्प्स द पेशेंट टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई डिस्टॉर्टेड एंड अनहेल्पफुल. तो पहले आपके माइंड में ऐसे कौन से थॉट्स चल रहे हैं जो डिस्टॉर्टेड हैं, यानी कि जो आप अनहेल्पफुल हैं, आपके लिए ठीक नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको चेंज करना है. कैसे चेंज होगा, जब आप अपना बिलीफ चेंज करोगे कि जो आप मान रहे थे अभी तक वो ठीक नहीं है, और पॉजिटिव तरीके से दूसरों को देखोगे और अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर भी चेंज करोगे. देर आर सेवरल अप्रोचेज टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. अब ये सारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की अप्रोचेज ही हैं जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ी. रैशनल इमोटिव बिहेवियर, रैशनल बिहेवियर, रैशनल लिविंग थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी. CBT के गोल्स देख लेते हैं आप. एक तो ये हेयर और नाउ पे फोकस करता है, यानी कि प्रेजेंट पे, पास्ट पे नहीं. चैलेंज द थॉट्स अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन बाय आइडेंटिफाइंग द कॉग्निटिव ट्रैप्स. तो किसको चैलेंज किया जाता है, उस थॉट को चैलेंज किया जाता है जो आपके माइंड में ट्रैप की तरह बंधा हुआ है, जो आपके बिहेवियर को मैल अडेप्टिव बना रहा है. हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई लेस थ्रेटनिंग ऑल्टरनेटिव. लेस थ्रेटनिंग ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको नुकसान कम हो. टेस्ट आउट दीज ऑल्टरनेटिव्स, और उन ऑल्टरनेटिव्स को एक्चुअली में यूज करना है, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है. इट ऑल्सो एम्स टू लीव क्लाइंट एट द कंप्लीशन ऑफ थेरेपी विद द फ्रीडम टू चूज देयर इमोशन, बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल. थेरेपी जब खत्म होती है तो क्लाइंट को इंडिपेंडेंटली चूज करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या इमोशंस दिखाएगा और कैसे अपनी लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करेगा. To finally effect profound and lasting change in the underlying belief system of the client. तो बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं, मेकिंग द क्लाइंट इक्विप्ड विद सेल्फ हेल्प टेक्निक्स. तो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स सीख जाते हैं क्लाइंट, ताकि आगे कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उससे कोप अप कर सकें. टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ CBT. CBT is based on several principles. It is brief and time limited. इट इज स्ट्रक्चर्ड, डायरेक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर्स. इट इज़ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन CBT प्रैक्टिशनर एंड द क्लाइंट. तो दोनों के बीच में कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए एक अच्छी थेरेपी को आगे रिजल्ट देने के लिए. द सेशन ऑफ CBT आर टिपिकली 1 hour इन लेंथ. 1 घंटे का सेशन होता है. द क्लाइंट्स आर गाइडेड टू डिस्कवर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग. तो नए तरीके से सोचने के गाइडेंस दी जाती है क्लाइंट को. एजुकेशन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, एजुकेट किया जाता है. साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग. लॉजिक और रीजनिंग का यूज़ करा जाता है उसकी थिंकिंग और बिलीफ को चेंज करने के लिए क्लाइंट की. इट यूजेस बिटवीन सेशन प्रैक्टिस एज अ सेंट्रल फीचर. सेशन के बीच में ही प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दिया जाता है नए बिहेवियर को, नए बिलीव्स को. फोकसेस ऑन द प्रेजेंट. पास्ट कैन नॉट बी चेंज बट द वे वी थिंक अबाउट द पास्ट कैन बी चेंज. तो ये थेरेपी ये कह रही है कि हम पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन जिस तरीके से हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं, हम वो थिंकिंग बदल सकते हैं, वो बिलीफ चेंज कर सकते हैं. 3 major level of cognitions are the 3 major level of cognitions जो आइडेंटिफाई करी थी बेक और उसकी कोलीग्स ने. वो है फुल कॉन्शियसनेस, ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमाज. अब यहाँ पे देखो कॉन्शियस के ऊपर ही फोकस है, सब कॉन्शियस प्री कॉन्शियस से कोई मतलब नहीं है.
तो कॉग्निशन के जो लेवल है वो फुल कॉन्शियसनेस है, ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में अपने आप आ जाते हैं, और स्कीमाज हैं जो हम किसी चीज़ के बारे में एक इमेज बना लेते हैं, स्कीमाज। कॉन्शियसनेस एक वो स्टेट है जिसमें हम रैशनल डिसीजन लेते हैं पूरे अवेयरनेस के साथ। ऑटोमेटिक थॉट्स वो हैं जो ऑटोनॉमस हैं और रैपिडली हमारे माइंड में एवरीडे थिंकिंग में वो थॉट्स आते रहते हैं। मे नॉट बी केयरफुली असेस्ड, हम उनको इतना केयरफुली असेस नहीं करते हैं कुछ भी, जो ऑटोमेटिकली हमारी थिंकिंग पैटर्न जो होता है। स्कीमा क्या है? डीपेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन है, फंडामेंटल रूल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। तो स्कीमाज हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे बनते हैं। जैसे हमें एक स्कीमा है हमारे माइंड में कि जो कोई फायर है, जैसे फायर बहुत डेंजरस होती है, फायर बहुत हार्मफुल होती है, उससे दूर रहना चाहिए, हमारा स्कीमा है फायर को लेके। तो वो स्कीमा हमारे एक्सपीरियंस से बनता है और उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए और बिहेवियर कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करने के लिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह से और मेल अडेप्टिव स्कीमास कैसे होते हैं। जैसे ऑटोमेटिक थॉट्स में आई शुड बी डूइंग बेटर इन लाइफ, मुझे और अच्छा करना चाहिए अपने लाइफ में। आई हैव लेट हिम हर्ट डाउन, मैंने शायद उसको नीचा दिखाने की कोशिश करी या उसको मैंने जैसे नीचा फील करवा दिया। आई ऑलवेज कीप मेसिंग थिंग्स अप, मैं हमेशा ख़राब ही करती हूँ चीज़ें। आई कैन नॉट हैंडल इट, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, थिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे लगता है मैं हार मान जाऊँ, आई विल नेवर बी एबल टू गेट दिस डन, मैं कभी ये पूरा नहीं कर पाऊँगी, कुछ गलत होने वाला है। ये सारे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में आते रहते हैं। मेल अडेप्टिव स्कीमास के एग्जाम्पल है जैसे आई मस्ट बी परफेक्ट टू बी एक्सेप्टेड, मुझे बहुत परफेक्ट बनना पड़ेगा तभी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ये स्कीमा है। आई एम अ फेक, मैं सबके सामने अपने आप को फेक शो करता हूँ। आई चूज़ टू डू समथिंग आई मस्ट सक्सीड, इफ़ आई चूज़ टू, अगर मैंने कुछ करना है तो मुझे उसमें सक्सीड होना बहुत ज़रूरी है, फेलियर नहीं होना चाहिए। ये मेल अडेप्टिव स्कीमा है। क्यों? क्योंकि फेलियर तो आएगा ही आएगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है और सक्सेस को भी। आई एम अनलवेबल, मैं मेरे से कोई प्यार नहीं कर सकता। नो मैटर वट आई डू आई वॉन्ट सक्सीड, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे से ये पेपर क्लियर नहीं होगा या मैं सक्सीड नहीं कर सकता। द वर्ल्ड इज़ टू फ्राइटनिंग, बाहर जो दुनिया है वो बहुत डरावनी है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। अदर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आई मस्ट ऑलवेज बी इन कंट्रोल, मुझे हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए या कंट्रोल में रहना चाहिए। आई एम स्टूपिड, अदर पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ मी, दूसरे लोग हमेशा फ़ायदा ही उठाने की सोचते हैं। ये कुछ ऐसे स्कीमाज हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये स्कीमाज और ऑटोमेटिक थॉट्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। टेक्निक्स यूज्ड इन सीबीटी, सीबीटी में क्या टेक्निक्स यूज होती है? तो पहली टेक्निक है कॉग्निटिव रिहर्सल। The therapist asks the patients to recall problematic situation of the past. The therapist and the patient both work together to find out the solution. तो पास्ट की जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको प्रेजेंट में लेके आओ और उसको सॉल्यूशन ढूंढने की अभी कोशिश करो प्रेजेंट में। तो ये कॉग्निटिव रिहर्सल हो गया। Validity testing, this is the one of the first cognitive therapy technique. Every disorder or disease must have supporting evidence, and the therapist asks the patient to defend his feelings, thoughts, and beliefs with objective evidence. The faulty nature of और इनवैलिडिटी ऑफ द बिलीफ ऑफ द पेशेंट इज एक्सपोज, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये हम डे टू डे लाइफ में भी कई बार यूज़ करते हैं। जैसे कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मैं मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसको थेरेपिस्ट बोलते हैं कि ठीक है आप प्रूफ करो, आपका ये जो बिलीफ है या आपका ये जो थॉट है आप इसको प्रूफ करो, आपका एक एविडेंस होना चाहिए इस चीज़ का, जो भी आपके पास जो भी आप सोच रहे हो, अगर आप इसको प्रूफ कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि ये चीज़ वैलिड है, लेकिन अगर आप ये प्रूफ नहीं कर सकते अपने बिलीफ को तो ये चीज़ इनवैलिड है। या अगर कोई कहता है कि एक मेरा फ्रेंड है वो मेरे से बहुत जलता है और मेरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है आपका ये थॉट है, आप उसको प्रूफ करके दिखाओ, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो ये थॉट ठीक है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। इसको बोलते हैं वैलिडिटी टेस्टिंग। फिर राइटिंग इन अ डायरी और जर्नल, तो एक डायरी में लिखने के लिए बोला जाता है जो भी सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में उसके राइज होती हैं, उस टाइम उनको कैसा फील हुआ, कैसा थॉट आया, कैसा बिलीव हुआ। तो आज जैसे हम ऑफिस गए, ऑफिस में जब हम एंटर करते हैं
तो हमें क्या थॉट आता है, क्या इमोशंस आती है, हमें एंजाइटी फील होती है, हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारा मन नहीं करता जाने का, नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ऐसे। फिर उसके बाद जब मैं अपने काम कर रहा था, मेरा बॉस मेरे से मिलने आया, तो उस टाइम मुझे क्या थॉट्स आए मेरे माइंड में। फिर अब उस डायरी और जर्नल को एनालाइज किया जाता है कि उस टाइम पे उसको क्या थॉट्स आए और क्यों आए। Guided discovery, the purpose of this technique is to enable the patient realize his cognitive distortion. The patient become aware of his cognitive distortion through series of question and answer। तो एक तरीके से सिर्फ क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है, मतलब क्लाइंट को क्वेश्चन किया जाता है और आंसर्स पूछे जाते हैं, मतलब काउंसलर उसको क्वेश्चन करता है, थेरेपिस्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस उसके सामने लाना चाहता है, डिस्कवर करवाना चाहता है कि जो आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, वो इस वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्वेश्चनिंग के थ्रू। सिस्टमैटिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो पॉजिटिव एनकरेजमेंट दी जाती है, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जो रीइंफोर्समेंट, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी में भी यही करते थे, तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट का यूज किया जा रहा है। और अगर मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं हटता तो कई बार उस रीइंफोर्समेंट को विदहोल्ड भी कर लिया जाता है। फिर एवर्सिव कंडीशनिंग टेक्निक है जो हमने बिहेवियर थेरेपी में भी पढ़ी थी। तो दिस मेक्स यूज ऑफ डिसुएशन फॉर लेसनिंग द अपील ऑफ मैल अडेप्टिव बिहेवियर। द पेशेंट इज एक्सपोज टू एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस वाइल एंगेजिंग हिम इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस से एक्सपोज कर देते हैं, जो चीज़ उसको नहीं पसंद आएगी, या कोई ऐसा स्टिमुलस जो उसको परेशान करेगा। जब भी वो गलत बिहेव करे या जब भी वो गलत सोचे या इरेशनल बात करे, आप उसके साथ एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को पेयर कर दो, तो वो उस तरीके की बात जब भी सोचेगा वो स्टिमुलस उसको याद आ जाएगा और धीरे धीरे उसका ये जो बिहेवियर है ये खत्म होगा। मॉडलिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, रोल मॉडल के थ्रू करा जाता है। होमवर्क, इसमें होमवर्क भी दिया जाता है, क्लाइंट्स को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। Patient take notes during the session, reviews the audio tapes of a particular session, read article, books that are related to therapy। तो ये होमवर्क मिलता है। हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी, तो हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी में ये बता रहे हैं कि जैसे जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ एजम्पशंस बना देती हैं हमारे माइंड में, राइट और रॉन्ग की एजम्पशन, ये ठीक है और ये गलत है। और ये जो एजम्पशंस हमारे माइंड में बन जाती है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर उससे हमारे बिलीव्स बनने लगते हैं, कंक्लूजन्स बनने लगती हैं, बिलीव्स क्या चीज़ सही है क्या गलत है उसके बारे में बिलीफ, वो बिलीफ हमारे सोचने का तरीका और हमारा सेल्फ टॉक करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है। फिर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस भी इन्फ्लुएंस होती है, और फीलिंग्स और इमोशंस जब इन्फ्लुएंस होती है तो वही चीज़ हमारे बिहेवियर में नज़र आती है। तो ये जो डायग्राम इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ये दिखाया है कि कैसे गलत एजम्पशन जो है गलत बिहेवियर को रिजल्ट करती है। तो यहाँ पे देखो, तो कोई ऐसा इवेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ बचपन में या कहीं पास्ट में, जिस कोई भी ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से ये एजम्पशन बन गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को लेके, ठीक है। उसकी वजह से, एजम्पशन की वजह से कोई एक बिलीफ हमारे माइंड में बन गया है कि ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं या ये कभी चेंज नहीं हो सकता, जो गलत भी हो सकता है। वो एजम्पशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। फिर उसी को लेके हम हमेशा वैसा ही सोचते हैं, हमेशा सेल्फ टॉक वैसे ही करते हैं, अपने आप को वैसे ही समझाते हैं, फीलिंग्स भी नेगेटिव आती हैं और बिहेवियर में भी वही चीज़ नज़र आती है। तो बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोई हाईवे पे कोई चला रहा था, उसके फैमिली के साथ जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मान लो किसी पेरेंट की डेथ हो गई। क्या एजम्पशन बन गया कि हाईवेज पे हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं तो हमें हाईवे यूज़ नहीं करना चाहिए। बिलीफ हो गया कि जो लोग हाईवेज में जाते हैं वो बहुत अपनी लाइफ को रिस्क करके जाते हैं और वो बहुत गलत करते हैं, हाईवे पे ड्राइविंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए, वो बहुत रिस्की होती है। बिलीफ बन गया एक, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। उसी बिलीफ को लेके आप हमेशा सोचते रहते हो, आपने कहीं जाना है, रास्ते में हाईवे पड़ रहा है, तो आप अपने आप से बात करते हो कि नहीं, हमें जो उस जगह जाना ही नहीं है, छोड़ो, कैंसिल कर देते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। इमोशंस एंड फीलिंग्स, जैसे आप उसके बारे में सोचते हो आपको एंजाइटी होती है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, आपको डर लगता है, फोबिया क्रिएट हो गया।
और उसका बिहेवियर और एक्शन में क्या असर नज़र आता है कि आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जिसमें आपको हाईवे के थ्रू ट्रैवलिंग, हो सकता है वो आपकी प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो सारे काम आप अवॉइड करते हो जिसकी वजह से आप आगे सक्सेसफुल होने से कहीं ना कहीं रह जाते हो पीछे। तो यही चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ABC में हायरार्की बनती है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे एजम्पशंस नहीं बदलते, हमारे बिलीफ इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं, इस तरह के स्कीमास हमारे अंदर हो जाते हैं। सो इफ द कोर एजम्पशंस आर अनकवर्ड, तो अगर हमें किसी को ट्रीट करना है तो अगर हम ये चीज़ ढूंढ लें किसी की कि उसने क्या एजम्पशंस बना रखे हैं, और इससे थेरेपी शुरू करें कि उसके माइंड में क्या एजम्पशंस हैं, तो यहाँ से हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं इसको बदलने से। द assumption इज द बेस लेवल विच डिटरमाइंस एवरीथिंग एल्स, तो उसको अगर हमने चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो आगे सब चीज़ें बदल जाएंगी, बिहेवियर तक चेंज हो जाएगा। बिहेवियर सूनर और लेटर द इमोशन सेल्फ टॉक वुड कॉज टू बी चेंज, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। विल पावर कैन नॉट ओवर राइट द इंटरनल फीलिंग्स बिलो द बिहेवियर लेवल, इफ चेंज वॉज अटेम्प्टेड एट द इमोशन फीलिंग लेवल देन चेंज बिहेवियर विल फॉलो। तो वही कह रहे हैं वो कि आप एजम्पशंस बदलो लोगों की, क्लाइंट की, धीरे धीरे उसके बिलीव्स में चेंजेस आएगा, धीरे धीरे उसके थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आएगा, इमोशंस में, और ऑटोमेटिकली बिहेवियर में चेंज आएगा। तो कॉग्निटिव थेरेपी का क्या मतलब है कि गेट डाउन टू द बिलीफ लेवल, बिलीफ लेवल तक जाओ, बिलीफ को चेंज करो, लास्टिंग चेंज लेके आओ, परमानेंट चेंज लेके आओ, ताकि ऊपर के लेवल्स भी चेंज हो जाए। द ओनली प्रॉब्लम इज द अंडरलाइंग एजम्पशन दैट कॉज द फॉल्स बिलीफ, तो वो अंडरलाइंग एजम्पशन ढूंढो और बिलीफ को चेंज करो। इट मीन्स दैट इफ द एजम्पशन इट सेल्फ इज इनकरेक्ट, फॉल्स, देन इट विल जनरेट अदर फॉल्स बिलीफ। तो एग्जाम्पशन ही गलत होगा तो बिलीफ भी फॉल्स होंगे। What can occur in therapy then is that false belief upon false beliefs are traced, faced and replaced, but there always seems to be more. तो जितने भी फॉल्स बिलीव्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करी जाती है, एक के ऊपर जो भी बिलीव्स बनते जा रहे हैं, एक बिलीव के बाद दूसरा बिलीव जो डेवलप हो रहा है जो फॉल्स है। द ओनली वे टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम शैकल्स इज टू अनकवर द कोर assumption, तो उस पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट से किसी को आपने फ्री करना है, उस डर से बाहर निकालना है, तो एजम्पशन लेवल पे जाना पड़ेगा। वंस यू फाइंड दिस, उस चीज को सामने लेके आओ, उसको कन्फ्रंट करना सिखाओ, उसको क्लाइंट को अवॉइड करना नहीं, उस चीज से कन्फ्रंट करे, और जब वो कन्फ्रंट करेगा तो धीरे धीरे उसके बिलीफ सिस्टम में चेंज आएगा, सेल्फ टॉक में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में। तो ये यूनिट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।